नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वर छवि में। मैं हूँ छवि गुप्ता। मुझे हमेशा से कहानियों का बहुत शौक रहा है, उन्हें पढ़ने का, महसूस करने का। बस वही एहसास आप तक पहुँचाने की एक छोटी-सी कोशिश है। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। शुरू करने से पहले एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह कहानी कारगिल युद्ध के महानायक और परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे, फर्स्ट बटालियन 11th गोरखा राइफल्स के अदम्य साहस और उनके परिवार के सर्वोच्च बलिदान को समर्पित एक साहित्यिक रचना है। इस कहानी के जो संदर्भ हैं और उनकी डायरी की पंक्तियां हैं, वो सब प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। वहीं जो दृश्यों की बनावट है और उनके पारिवारिक संवाद हैं, उन सभी को उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए क्रिएटिव फ्रीडम के साथ ढाला गया है। तो अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी है मृत्यु का वध, भाग 1, इंतजार। लखनऊ की सुबह रोज की तरह जाग चुकी थी। अखबार वाले की आहट, दूध वाले की साइकिल की घंटी, दूर कहीं बजते हुए भजन, मतलब सब कुछ वैसा ही था जैसे हर रोज होता था। हवा में रात की नमी अभी पूरी तरह से गई नहीं थी। दुनिया अपनी वही चिर परिचित रफ्तार से चल रही थी। पर लखनऊ के एक छोटे से घर के भीतर समय जैसे किसी अदृश्य खूंटी पर अटक सा गया था। रसोई में पीतल की कढ़ाई चढ़ी हुई थी, उसमें तेल धीरे धीरे गर्म हो रहा था और तेल से निकलने वाली भाप खिड़की से आती हुई धूप की तीखी लकीर के साथ घुलकर हवा में तैर रही थी। माँ ने पहली पूड़ी बेली, उसे हाथ से थपथपाया और कढ़ाई में डाल दिया। जब माँ ने पहली पूड़ी को पलटा तो उनका ध्यान उस पहली पूड़ी पर कुछ देर तक टिका रहा। दूसरी पूड़ी बेलने के बजाय वो उस पहली पूड़ी को ही एकटक देखती रही, जैसे कढ़ाई के पार वो कहीं दूर देख रही। तभी आंगन से गोपीचंद पांडे जी की आवाज आती है कि सुबह से ही रसोई में जुट गई हो। माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया। गोपीचंद पांडे जी अखबार लेकर बैठे हुए थे, पर उनका ध्यान अखबार की सुर्खियों से ज्यादा आंगन के उस सूनेपन पर टिका हुआ था। कुछ देर बाद गोपीचंद पांडे जी ने खुद ही पूछा कि सुबह सुबह पूड़ियाँ? तो माँ ने उत्तर दिया कि उसे पसंद है। गोपीचंद पांडे जी ने गहरी सांस ली और उसके बाद कहा कि टीवी और रेडियो पर देख नहीं रही हो कि सरहद पर जंग छिड़ी हुई है और ऐसे युद्ध की स्थिति में फौज में किसकी छुट्टी मंजूर होती है, तो कोई नहीं आने वाला अभी। कुछ देर के लिए वहां पे सन्नाटा हो गया। थोड़ी देर बाद माँ पर्दे की ओर से आई और उनकी आंखों में जैसे एक जिद थी। उन्होंने कहा कि पर उसने तो चिट्ठी में लिखा था कि वो जुलाई में जरूर आएगा। सरकार चाहे कुछ भी करे, मेरा बेटा अपनी बात का पक्का है, वो जरूर आएगा। गोपीचंद पांडे जी कुछ देर के लिए एकदम शांत हो गए। उन्हें पता था कि माँ का यह भरोसा तार्किक तो नहीं है, पर युद्ध की ऐसी भयानक स्थिति में यह भरोसा ही है जिसके सहारे माँ रसोई में खड़ी रह पाती है। जब से कारगिल में युद्ध छिड़ा था, घर में बातचीत बहुत संक्षिप्त हो गई थी, जैसे घर वालों की पूरा वाक्य बोलने की आदत ही छूट गई। लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, बस एक दूसरे की आंखों में उस तैरते हुए डर डर को देखने का प्रयास करते थे और इंतजार करते थे। थोड़ी देर बाद गोपीचंद जी की नज़र दीवार पर टंगे उस कैलेंडर पर गई जिसमें एक तारीख पर लाल रंग की पेन से गोला बना हुआ था। ये वही तारीख थी जिस पर मनोज जी की आखिरी चिट्ठी आई थी। उसके बाद से कोई संदेश नहीं, कोई चिट्ठी नहीं। थोड़ी देर बाद गोपीचंद जी ने कहा कि 15 दिन हो गए हैं। तभी माँ का उत्तर आया कि फौज में दिन नहीं गिने जाते,
तो गोपीचंद जी ने कहा, पर माएँ तो गिनती है ना। तो इसके बाद रसोई से कोई प्रतिवाद नहीं आया। मनोज जी का कमरा थोड़ा-सा खुला हुआ था, बस इतना ही कि बाहर से उनके कमरे की मेज़ और उस पर रखी चीज़ें दिखाई दे रही थीं। गोपीचंद जी धीरे-धीरे उठे और कमरे की तरफ गए। कमरे में उन्हें वही पुरानी जानी-पहचानी सी गंध महसूस हुई। उन्होंने मेज़ की दराज़ को खोला, तो मेज़ की दराज़ में एक डायरी पड़ी हुई थी और उसके ऊपर एक पुराना पीला पड़ता हुआ समाचार पत्र का टुकड़ा था। उन्होंने समाचार पत्र को खोला, तो उस पर सेना में होने वाले चयन से पहले सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी के इंटरव्यू का उल्लेख था। उसमें लिखा हुआ था कि जब चयन अफ़सर ने मनोज जी से पूछा था कि आप सेना में क्यों आना चाहते हैं? तो मनोज जी ने कहा था कि सर, मुझे परमवीर चक्र जीतना है। गोपीचंद जी अनायास ही मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों के सामने वो शाम तैर गई जब मनोज जी छुट्टी से वापस आए थे और उन्होंने यह बात अपनी माँ को बताई थी। तो उनकी माँ ने सर पे हाथ रख दिया था और कहा था कि अरे, ऐसा भी कोई जवाब देता है क्या? वो अफ़सर क्या सोचेंगे? तो मनोज जी ने मुस्कुराकर कहा था कि तो फिर क्या झूठ बोल देता माँ? तो उनकी माँ ने कहा था कि अरे, इतना बड़ा सम्मान कोई ऐसे ही माँगता है क्या? तो मनोज जी ने शांत भाव से उत्तर दिया था कि माँ, सम्मान माँगा थोड़ी जाता है। मैंने तो बस इतना कहा था कि यदि कभी अपने देश के लिए जान देने का मौका मिलेगा, तो मैं इस सर्वोच्च बलिदान के लायक बनने की कोशिश ज़रूर करूँगा। यह बात बड़ी नहीं है, पर इस वर्दी की ज़िम्मेदारी बड़ी है। गोपीचंद जी की स्मृति का वह धागा अचानक से टूट गया और उन्होंने उस समाचार पत्र को वहीं वापस रख दिया। फिर उन्होंने वो डायरी उठाई। डायरी का पहला पन्ना पलटा तो उस पर नीली स्याही से साफ अक्षरों में लिखा था, इफ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई प्रूव माई ब्लड, आई स्वेयर आई विल किल डेथ। यानी मेरे रक्त को प्रमाणित करने से पहले यदि मृत्यु ने मुझे छुआ, तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं मृत्यु को ही मार डालूंगा। गोपीचंद जी उन अक्षरों को कुछ देर तक देखते रहे। उन्हें अंग्रेजी बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती थी, पर उन्हें यह बात ज़रूर समझ में आई कि उनका बेटा सरहद पर साक्षात मृत्यु को चुनौती दे रहा था। शाम ढल रही थी। आंगन में खड़े नीम के पेड़ का साया धीरे-धीरे पूर्व दिशा की ओर खिसक रहा था। कमरे के कोने में बैठी बहन पुराने एल्बम के पन्नों को पलट रही थी। तभी उसकी उंगली एक पुरानी तस्वीर पर रुकी। सैनिक स्कूल की यूनिफॉर्म में दुबला-पतला सा लड़का मनोज, जिसके होठ पर साफ-साफ चोट का निशान दिखाई दे रहा था। तभी उनकी बहन को वो बात याद आई कि जब उन्होंने अपने भैया से पूछा था कि भैया, ये चोट का निशान कैसा? तो मनोज जी ने बात को टालते हुए कहा था, अरे ऐसे ही, कुछ नहीं। तो उनकी बहन ने फिर पूछा कि भैया, झूठ मत बोलो। तो मनोज जी ने कहा था, अरे बॉक्सिंग का मैच था। तो उनकी बहन ने मजाक उड़ाते हुए कहा था, भैया मतलब आप हार गए थे ना? तो मनोज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उस दिन हार गया था। तो उनकी बहन ने कहा, तो फिर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा था, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि अगली बार वही रिंग में मुझे ढूंढेगा जिसने मुझे उस दिन हराया था। तो उनकी बहन ने कहा कि और आप फिर से हार गए तो मनोज जी ने कहा, तो मैं तीसरी बार लड़ूंगा। वर्तमान में लौटते हुए उनकी बहन ने उस एल्बम को बंद कर दिया। उन्हें उस समय वो बात समझ नहीं आई थी कि बचपन और लड़कपन में बोली हुई बातें कई लोग बड़े होकर सरहद की बर्फीली चोटियों पर सच में जी लेते हैं। शाम ढल रही थी और लखनऊ की आसमान में बादल की पतली परत पूरी तरह से फैल चुकी थी। तभी कमरे के एक कोने में रखा रेडियो अचानक से खड़खड़ाने लगा। गोपीचंद जी ने उसके एंटीना को सीधा किया और ट्यूनर को थोड़ा सा घुमाया तो आवाज़ साफ हुई और सुनाई दिया, आकाशवाणी से
कारगिल के युद्ध के मैदान से विशेष समाचार। जैसे ही यह वाक्य गूंजा, घर में जो जहां था वहीं पत्थर का हो गया। कुछ देर बाद माँ, बहन, सभी लोग रेडियो के पास आके बिल्कुल बैठ गए। खालू बार। जैसे ही यह शब्द सुनाई दिया, घर में सबकी आवाज जैसे हलक में अटक गई और सबके दिल में अचानक से एक टीस उठी। समाचार वाचक आगे कुछ कहता है कि रेडियो का सिग्नल फिर से टूटने लगा और खरखराहट की आवाज उस सन्नाटे को चीरने लगी। गोपीचंद जी व्याकुल हो गए और वो रेडियो को लेकर आंगन की तरफ भागे। उन्होंने उसका एंटीना आसमान की तरफ किया तो आवाज़ थोड़ी फिर से साफ हुई। तो सुनाई दिया कि रात से भीषण संघर्ष जारी और 11 गोरखा राइफल्स के जवानों ने। उसके बाद सिग्नल फिर से टूट गया और रेडियो की आवाज़ फिर से डूब गई।